नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश का सारा सिस्टम किसी के हाथ में हो और उसके दुरुपयोग करने में ज़रा भी शर्म ना हो, तो फिर किसी भी पार्टी को तोड़ना, किसी भी सरकार को गिराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अब मोदी जी और शाह साहब ने इसी सिस्टम के ज़रिए, इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में दो पार्टियां तोड़ दी, दो बड़ी पार्टियां, एक शिवसेना और दूसरी एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार की पार्टी तोड़कर, शरद पवार को सड़क पर लाकर, शरद पवार को अपमानित करके, उनके साथ छल करके क्या मोदी और शाह को फायदा होगा? क्या मोदी और शाह यानी बीजेपी की सीटें, अगर विधानसभा चुनाव होता है तो क्या सीटें बढ़ेंगी, वोट शेयर बढ़ेगा? लोकसभा 2024 में सुपर फाइनल में क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? क्या बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा महाराष्ट्र में? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे मास लीडर, किंग को किनारे करके, उनको अपमानित करके, क्या मोदी और शाह ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की है? क्या पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? कहना क्या चाह रहे हैं कि अजीत पवार, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अजीत पवार और ये सुनील तटकरे, ये लोग अपने केसेस को डाइल्यूट करने आए, अपनी फाइलें बंद करवाने आए अमित शाह से? यकीनन आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अब किस बात की, किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब अजीत दादा चक्की पीसिंग, अब तो नरेंद्र मोदी जी चक्की पीसिंग एंड ये सब आटा खाई इकट्ठा होके। वो जेल वाली चक्की नहीं कह रहा हूं मैं, वो मतदाताओं की चक्की पीस रहे हैं। आज महाराष्ट्र का मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल तक आप बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज बीजेपी के साथ है। अब पहले ठाकरे और उसके बाद पवार, दो बड़े छत्रप नेता महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 48 सीट्स हैं लोकसभा में, यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48। तो क्या इन 48 सीटों में मोदी जी या शाह साहब बहुत बड़ा चंक जीत कर ले जाएंगे 2024 में? क्या ठाकरे और शरद पवार को अपमानित करके ये जो गुजरात लॉबी है, ये महाराष्ट्र में राज करने लग जाएगी, दिलों पे राज करेगी वोटर के? कैसे होने जा रहा है? कितनी सीटें मिलेंगी? ये सीटें कम होंगी? या ये एक मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये पैनिक बटन में एक गलत बटन दबा दिया मोदी जी ने? इसको हम डिकोड करेंगे तीनों एक्सपर्ट के साथ मिलकर। टाइगर होंगे हमारे साथ, सुधीर सूर्यवंशी होंगे और अनुराग चतुर्वेदी होंगे, तीनों एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और बुनियादी सवाल ये है कि आखिर गलती चाणक्य से कहाँ हो गई? मोदी जी गलती कहाँ कर गए? अब दोस्तों, अगर आप शिवसेना को देखें, एनसीपी में मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं शिवसेना का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर हम शिवसेना देखें तो शिवसेना का जो ब्रांड है वो ठाकरे ब्रांड है। शिवसेना का जो डीएनए है वो ठाकरे है, ठाकरे ही ब्रांड नेम है। और जो मास लीडर है वो ठाकरे परिवार से ही है। लेकिन तोड़ा किसको? शिंदे को, और शिंदे के साथ कुछ विधायकों को। अब शिंदे क्या है? एकनाथ शिंदे क्या है? एकनाथ शिंदे दरअसल उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल मैनेजर थे। हकीकत यह है कि तोड़ना किंग को चाहिए था, जिसके नाम पर वोट मिलते हैं, लेकिन चाणक्य ने मैनेजर को तोड़ा। अब मोदी जी ने जिस दूसरी पार्टी को टारगेट किया, पार्टी एनसीपी है। अब एनसीपी की अगर नींव किसी ने रखी तो वो शरद पवार ने अपने हाथों से नींव रखी। अगर एनसीपी की इमारत खड़ी की तो शरद पवार ने अपने हाथों से एनसीपी की इमारत को खड़ा किया। एनसीपी हुई शरद पवार की वजह से। तो ब्रांड कौन है एनसीपी का? शरद पवार, मास लीडर, किंग कह लीजिए आप। और अगर अजीत पवार को आप देखें या फिर आप प्रफुल्ल पटेल को देखें तो अजीत पवार आप कह सकते हैं एक इलेक्शन मैनेजर हैं शरद पवार के, और अगर प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो आप कह सकते हैं एक फाइनेंस मैनेजर है पार्टी के। मोदी जी ने किसको टारगेट किया? फाइनेंस मैनेजर को, इलेक्शन मैनेजर को टारगेट किया। जो किंग था उसको छू नहीं पाए मोदी जी और शाह, और यहीं पर गलती हो गई। क्योंकि पार्टी
चेहरे से चलती है, पार्टी ब्रांड से चलती है, पार्टी मास लीडर से चलती है। पार्टी कभी भी मैनेजर और मुंशी से नहीं चलती। मोदी जी ने मैनेजर और मुंशियों पर टारगेट किया, यही गलती कर गए। अब इससे पहले कि मैं आज के सबसे बड़े सवाल को कि मोदी को फ़ायदा होगा, मोदी को नुकसान होगा ठाकरे और शरद पवार को अपमानित करके, उस पर तो मैं आऊँगा, उसको डिकोड करूँगा, उसकी तह में जाऊँगा। लेकिन एक दो पॉइंट्स मैं और रखना चाहता हूँ शिंदे को लेकर, अजीत पवार को लेकर। और वो पॉइंट ये है कि अगर आप इन दोनों को देखें तो नंबर एक चीज़ ये है कि चाहे वो एकनाथ शिंदे हों जो कभी ऑटो चलाते थे, या फिर अजीत पवार हों जो भतीजे हैं शरद पवार के, शरद पवार की छाया में पले बड़े। कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी यह है कि ये दोनों ही, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में ही पॉलिटिकल ब्रांड नहीं है, इनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन मैनेजर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हो सकती है, चुनाव लड़ना जानते हो, बट दे आर नॉट ब्रांड्स। दूसरी चीज़, पूरे महाराष्ट्र में इनकी पकड़ नहीं है, इनकी पकड़ अपने अपने इलाकों में, ये भी एक नुकसान है। मास लीडर नहीं है, जिस तरह के मास लीडर शरद पवार हैं, या आज की तारीख में उद्धव ठाकरे हैं, या इवन आदित्य ठाकरे, जिनकी रैलियों में खुद ब खुद भीड़ उमड़ती है, ऐसा क्राउड पुल करने का जो पोटेंशियल है ना अजीत पवार में है, ना ही एकनाथ शिंदे में है। एक और बड़ी बात, दोनों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, और भ्रष्टाचार एक कारण था कि ये अपनी पार्टी छोड़कर मोदी के आगे नतमस्तक हुए दोनों। और सबसे बड़ी चीज़, दोनों की छवि अगर मैं कहूँ तो बागी, और अगर आदित्य ठाकरे से अगर आप पूछेंगे तो वो एक ही शब्द कहेंगे, ये दोनों ही गद्दार हैं। अब ये जो ऑपरेशन पवार हुआ, या यूँ कहें कि ऑपरेशन अजीत पवार हुआ, इसके पीछे जो एक कहानी है वो ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी और शाह साहब ने जो जल्दबाजी में ये ऑपरेशन किया, अजीत पवार को तोड़ के लाए, उनके साथ एक छोटा सा कुनबा तोड़ के लिया है, उसके पीछे वजह यह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं इस वक्त के मुख्यमंत्री, उन पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी है। महाराष्ट्र विधानसभा को फैसला लेना है, और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो एकनाथ शिंदे एग्जिट होंगे, वो बाहर जाएंगे, और एंट्री हो जाएगी अजीत पवार की, और हो सकता है उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। लेकिन एक और कारण है, दूसरा कारण यह है कि शिंदे को लेकर आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं है। शिंदे का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, सरकार चलाने का तरीका है, उसमें बहुत से सवाल उठते चले आए, भ्रष्टाचार के भी सवाल हैं। वो तरीका मोदी को पसंद नहीं है, कहीं अमित शाह को पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से निजात मिले एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं किनारे करने की भी बात है, कम से कम फडणवीस ये चाहते हैं, तो अजीत पवार को लाने की बात हो रही। और ये जो सवाल है ये और भी ज़्यादा बड़ा है। कहते हैं कि साहब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब दो तलवारें एक मयान में डाल दी मोदी जी ने, फडणवीस को डाल दिया, और एक तलवार शिंदे की डाल दी। तो शिंदे और फडणवीस, दो तलवारें पहले से ही मयान में थी और आपस में टकरा रही थी, यानी कुछ दिन पहले तक बातचीत भी बंद थी। अब गलती क्या कहेंगे कि जिस मयान में एक तलवार आनी थी वहाँ दो तलवार रख दी, और अब मोदी जी ने उसमें तीन तलवारें डाल दी हैं, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार। और ये तीन तलवारें हैं, हाल क्या होगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की सरकार का, ऊपर वाला जानता है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में शिकार तो करना था बादशाह का, राजा का, लेकिन मोदी जी ने शिकार किया मैनेजर का, बादशाह के मैनेजर का, मुंशी का कर दिया, दीवान का कर दिया। इससे कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को 2024 में, इसको तो हम असेस करने जा रहे हैं। एक और बात मैं रखना चाहता हूँ चंद सेकंड में, और वो बात ये है कि जिस तरह से गुजरात लॉबी, जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र में जो ऑपरेशंस एक के बाद एक किए पिछले 2 सालों में, और जिस तरह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात ले गए, एक नई तरह की जो थ्योरी इमर्ज कर रही है, एक नया तरह का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, और जाहिर तौर पर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना वो नैरेटिव बना रही है। उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा दखल दे रही है। तो ये इशू जो है ये मराठी वर्सेस गुजरात लॉबी बनता जा रहा है, और जिस तरह से मराठा को छेड़ दिया शरद पवार को, या फिर ठाकरे को छेड़ दिया, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी गलती। बहरहाल
क्या सीन है महाराष्ट्र में, क्या होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महाराष्ट्र से 48 सीटें आती। महाराष्ट्र एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेट है, बाकी स्टेट एक तरफ, महाराष्ट्र यूपी एक तरफ। तो महाराष्ट्र में क्या होगा अगर महाराष्ट्र में बीजेपी नीचे जाती है, तो मोदी जी की जो ओवरऑल टैली है लोकसभा की, वो भी बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। और इसी का गुणा भाग गणित, अरिथमेटिक, उसी पर अरिथमेटिक भी और केमिस्ट्री भी, दोनों ही आप कहिए, उसका हिसाब किताब आज हम करने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ डिकोड करूं, बहुत आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं। टाइगर हैं, अनुराग चतुर्वेदी हैं, सुधीर सूर्यवंशी हैं, और हम चारों की कोशिश होगी कि इस पूरी पहेली को, पज़ल को सॉर्ट आउट करके, डिकोड करके आपके सामने बिग पिक्चर रखें। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन महाराष्ट्र, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन 2024, 2024 में क्या होने वाला है। वापस मैं कह रहा हूं कि आप जो पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, अगर शरद पवार को तोड़ा होता या शिवसेना में उद्धव को तोड़ा होता, आदित्य ठाकरे को तोड़ा होता, तो बात थी। ये जो मैनेजर हैं, मैनेजर कौन, जैसे सुपरवाइजर्स पार्टी के तोड़ के या मैनेजर तोड़ के क्या बाजी पलट देंगे अमित शाह और मोदी। क्योंकि अगर आप अजीत पवार को देखें या प्रफुल्ल पटेल को देखें या फिर आप एकनाथ शिंदे को देखें या उनके साथ जो दो चार, ये मैनेजर्स हैं बेसिकली। तो आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन 2024 का होगा, वो मैनेजर बना मास लीडर होगा। एक तरफ दो मास लीडर हैं, एक शरद पवार और उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ तीन मैनेजर फिलहाल नजर आते हैं। अभी पता नहीं दूसरा जो मैनेजर उसका पत्ता कट होता है कि वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तीन मैनेजर हैं। अजीत पवार खुद एक अच्छे मैनेजर के तौर पे एनसीपी में काम करते हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले उनका जो सम्मेलन हुआ था, वहां पे भी कहा था कैसे उसने 20-25 लोगों उन्होंने चुन के लाया था 11th आवर पे, लास्ट मोमेंट पे टिकट दे के, सीट एडजस्टमेंट करके और कास्ट पॉलिटिक्स करके। और दूसरा मैनेजर देवेंद्र फडणवीस, वो भी मैनेजर, वो भी मास लीडर नहीं है। वो भी जैसे गट टोट की राजनीति, ओबीसी को डाउन करो, मराठा को ऊपर लाओ, ब्राह्मण को ऊपर लाओ, तो इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। और तीसरा मैनेजर एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के सेकंड फिडल रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैनेजिंग का ही रोल करते थे। उद्धव ठाकरे को अयोध्या लेके जाओ, बाकी चीजों का इस्तेमाल करो, रिसोर्सेज सही ढंग से इस्तेमाल करो। महाराष्ट्र में 3 मैनेजर वर्सेस 2 मास लीडर इलेक्शन होगा। जी, और इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी, मैं टाइगर के, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? टाइगर, एक बड़ी ही बात निकल के सामने आ रही है कि भाई अगर दुकान तोड़नी है तो दुकानदार को तोड़िए, दुकानदार के मुंशी को तोड़ के क्या मिलेगा? ये तो मुंशी हैं सब, इन मुंशियों से कैसे जीतेंगे? क्या इन मुंशियों के पास दम है? ये जो मुंशी हैं। अभी बात कही सुधीर, बिल्कुल परफेक्ट बात कही कि ये सब मैनेजर्स है, उसके आगे मास लीडर क्या करेंगे, और मास लीडर की औकात क्या है 2019 के एक ईडी के नोटिस में दिखा दिया, समीकरण बदल दिए। हमारे यूपी में मुंशी कहते हैं, मुंशी। हाँ, तो ये मुंशी जो है ये कोई काम के नहीं होते। मुंशी तो कोई भी मालिक हो जाए उसके सामने हुजूर होना करता पड़ता भाई उनको। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा मैनेजर हो गए, मास लीडर नहीं है, मैनेजर ज्यादा है। मैनेजर किसको मैनेज करेंगे? मतदान कहाँ है, मतदाता कहाँ है? मतदाता जिसपे भरोसा रखेंगे वो ब्रांड कहाँ है? वो ब्रांड खत्म हो गया, ये हम नहीं, खुद ऑर्गेनाइजर कहता है। अब महाराष्ट्र में ब्रांड कौन सा है? महाराष्ट्र में ब्रांड एकनाथ शिंदे, एकनाथ खड़से थे, महात्मा गोपीनाथ मुंडे थे, ये लोग थे। प्रमोद महाजन को भी मैनेजर ही मानता हूं। ये मास लीडर थे कि महाराष्ट्र के कोकण से लेके गढ़चिरौली तक किसी भी गांव में रुके तो 4 लोग नतमस्तक होने आए। ऐसे लीडर किसके पास है अभी सिवाय शरद पवार के? कौन है? और उद्धव को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उद्धव जी को तो धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को कि उनको पूरे महाराष्ट्र का नेता एस्टेब्लिश किया उन्होंने। महाराष्ट्र के कोने कोने में उद्धव के लिए सिंपैथी है, और एक सिंपैथी पितृतुल्य बेटे के लिए है। जो बेटा अपने पिता को घर से बाहर निकाल देता है, पिता को रास्ते पे ले आता है, उसके लिए किसी भी संवेदनशील समाज में जगह नहीं होती। वो विलन अजित पवार बन गए हैं जी। पैसा किसने नहीं कमाया? क्या ये जो 8 लोग हैं इनमें जो इन्होंने जो, क्या ये रडार पे नहीं है ईडी के? क्या ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं है?
आपने पार्टी छोड़ी ईडी के वजह से। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। अजित पवार को उप मुख्यमंत्री क्या क्या वो तो पहले भी बन चुके कई बार। ईडी की पीड़ा जो है, क्योंकि छगन भुजबल ने बोल दिया होगा कि भाई साहब जेल में क्या तकलीफ होती है मुझसे पूछो। एक्सपीरियंस आदमी है, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया और तुरंत चले गए। तो ये जो किसी वजह से आए, कितने दिन तक उस विचारधारा के साथ रहेंगे। ये मोदी का गमछा इन्होंने सिर्फ सुरक्षा कवच के रूप में गले में डाला है। वो सुरक्षा कवच जो सुरक्षा चाहिए वो ईडी से, इनकम टैक्स, सीबीआई से चाहिए, वो उनको मिल जाएगी जब तक की सरकार है मोदी जी की इस केंद्र में। उसके बाद क्या नई सरकार फिर इनको माफ करेगी? क्या ये ऐसे ही मेंढक जैसे इधर से उधर कूदते जाएंगे? सवाल ये है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र का मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकता है। टाइगर, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं चतुर्वेदी जी के सवाल जाऊंगा। चतुर्वेदी जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति को 40-45 साल से देख रहे थे, बरसों से देख रहे हैं। शरद पवार को भी आप फॉलो कर रहे हैं लगातार, मुझे लगता है 70 से आप फॉलो कर रहे हैं उनको। आपको लगता है कि शरद पवार को जितना दबाया जाए शरद पवार का कद उतना बढ़ता है? क्या शरद पवार जिस तरह से आज सतारा में गए, उनको जो रिस्पांस मिला, शरद पवार से पंगा लेना अमित शाह को क्या महंगा पड़ेगा? या हम ये मान लें कि शरद पवार को जिस उम्र में ये अमित शाह ने झटका दिया उससे उभरना मुश्किल है उनका? मुझे लगता है शरद पवार को महाराष्ट्र की नहीं, भारत की जनता की नब्ज भी वो पहचानते हैं। और राजनीति में वो यशवंत सिन्हा या और जैसे शहरी नेता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो अगर उत्तर भारत के नेताओं से कंपेयर करें विपक्ष के, तो अभी लालू जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहा था कि शरद पवार की जो हैसियत है उसको मोदी शाह कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल एसेट जैसे होती है। मैं शरद पवार को एक नेशनल एसेट मानता हूं। और नेशनल एसेट को अगर आप ज्यादा छेड़खानी करते हैं, ज्यादा उसके साथ में उसको कॉर्नर में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो सामूहिक शक्ति होती है वो एक चुनौती के रूप में प्रकट होती है। और शरद पवार और अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान भी अगर एक साथ दौरा शुरू कर देते हैं तो वो एक ऐसी मुकाम पे इस चुनौती को ले जाएंगे जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिनाइयां पैदा हो सकती है। मैं आऊंगा, मैं चतुर्वेदी आऊंगा। सूर्यवंशी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये जो 3 मैनेजर आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब ये डिप्टी सीएम और सीएम नहीं है, ये मैनेजर हैं। तो ये जो 3 मैनेजर हैं, देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद एकनाथ शिंदे जो बड़े मैनेजर हैं, और फिर ये अजीत पवार। तो अजीत पवार, एकनाथ फडणवीस और आपके एकनाथ शिंदे, ये 3 जो मैनेजर हैं, ये इस मोदी और शाह साहब की सरकार को आगे कैसे बढ़ाएं? क्या इनमें टकराव हो सकता है? क्या इनमें आपस में मतभेद हो सकते हैं? क्या महाराष्ट्र की सरकार का अब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी? क्योंकि 3 पावर सेंटर आ गए हैं। ये 3 पावर सेंटर, उसके ऊपर मोदी, उसके ऊपर शाह, उसके ऊपर आरएसएस, कई लेयर्स हैं। ये तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी इन्होंने। महाराष्ट्र में अभी 3 मैनेजर की सरकार है। एक मैनेजर सीएम है, दूसरे 2 डिप्टी सीएम है, और दूसरी तरफ 2 कद्दावर बड़े मास लीडर हैं। अभी आपको पता होगा, कल जब शपथ विधि हो रहा था अजीत पवार के डिप्टी सीएम के तौर पे, उस टाइम में एकनाथ शिंदे जो खुद को लोगों का लीडर, लोगों में जाने वाला लीडर, लोगों के साथ में रहने वाला लीडर कहते थे, कल वो मोबाइल में ज्यादा व्यस्त लगे। वो अभी पता नहीं वो मोबाइल में गेम खेल रहे थे और वीडियो देख रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, पता नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही बिल्कुल दिलचस्प वाली बॉडी लैंग्वेज थी। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो लोग कह रहे थे एनसीपी के जो लीडर ने जो शपथ ली थी उसके 2-4 लीडर को ही कांग्रेचुलेशन का, बाद में वो चले गए। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार को साथ में लाने का मतलब एकनाथ शिंदे को बाहर एग्जिट का रास्ता दिखाना, ये तो चीज नहीं है। क्योंकि ये ही चीज 2016 में अमित शाह ने शरद पवार को ऑफर दिया था, आप सत्ता में आ जाइए। तब उस टाइम पे शरद पवार ने कहा था आपके साथ में ऑलरेडी शिवसेना है, हम साथ में आ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, शिवसेना इन ह्यूमिलेशन वो ऑटोमेटिकली और नेचुरली बाहर निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि 2016 की रिपीटेशन अमित शाह भी कर तो नहीं रहे हैं। अजीत पवार को साथ में लेके, उनका गुट साथ में लेके
एकनाथ शिंदे को एक ही दो ही रास्ता है, एक ग्रेसफुल एग्जिट करना, नहीं तो मुझे लगता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन बचा है 16 एमएलए का, जी उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है। आ रहा हूं मैं आपको, हाँ। आ रहा हूं बात। टाइगर, ये बड़ी बात इन्होंने कह दी है साहब, 3-3 मैनेजर, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। मोदी ने एक मयान में 3 तलवारें डाल दी हैं। एक कहावत है दीपक भाई, बहुत ज्यादा रसोइये हो गए तो खाना बिगड़ जाता है, और ऐसे ही बहुत ज्यादा रसोइये हो गए। अभी 3 पावर सेंटर हो गए, देवेंद्र फडणवीस भी है, मुख्यमंत्री भी है, और अजित पवार भी है। क्योंकि अजित पवार कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वाले आदमी नहीं, बड़े गुस्से वाले हैं और अपने टर्म्स पे काम करने वाले हैं। ऐसे में ये 3 चाकी सरकार, ये जो बार बार महाविकास आघाड़ी को ये 3 ऑटो रिक्शा सरकार कहते थे, और ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे। अब ये 3 इंजन की सरकार कब होती है? तीसरा इंजन कब लगता है? जब वजन ज्यादा ढो नहीं पाते 2 इंजन। अब महाराष्ट्र का वजन ढो नहीं पा रहे थे ये दोनों मैनेजर, जब सरकार चलाने की स्थिति में आ गए तो ये सरकार चला नहीं पा रहे थे, इसलिए तीसरे लोग चाहिए। तटकरे के पास तो आया आप कहना क्या चाह रहे हैं कि तो अजीत पवार, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अजीत पवार और ये सुनील तटकरे, ये लोग अपने केसेस को डाइल्यूट करने आए, अपनी फाइलें बंद करवाने आए अमित शाह से? यकीनन यकीनन आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप किस बात की, किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। अब अजीत दादा चक्की पिसिंग, अब तो नरेंद्र मोदी जी चक्की पीसेंगे, नहीं सब आटा खाई इकट्ठा होके। वो जेल वाली चक्की नहीं कह रहा हूं मैं, वो मतदाताओं की चक्की पीस रहे हैं। आज महाराष्ट्र का मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल तक आप बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज बीजेपी के साथ है। अजित पवार ने हमारा पार्टी का सत्यानाश किया, शिवसेना को बाहर जाना चाहिए। आज शिवसेना, आज वही एकनाथ शिंदे उनके साथ है। मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं लेकिन एनसीपी के साथ नहीं जा सकता, ऐसा बार बार कहने वाले आज एनसीपी के साथ बैठे हुए हैं। तो क्या नैतिकता नाम की कोई चीज है? जबान कोई कीमत है? जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलोगे। और मतदाता महाराष्ट्र के भेड़ बकरियां हैं, जब चाहे हाग दोगे, जिधर चाहे हाग दोगे। किस विकास की बात कर रहे हैं अजित पवार? विकास के लिए गए हम, मोदी जी विकास कर रहे हैं। क्या अजित पवार ये राइटिंग में देने को तैयार है कि जो गुजरात में गए हुए प्रोजेक्ट वापस आ जाएंगे? जो नए नए बड़े बड़े कार्यालय जाने वाले हैं, अब बीएसई स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट भी चला जाएगा गुजरात गिफ्ट सिटी में। आज बॉम्बे नावाशिवा पोर्ट पे काम आधे से ज्यादा कम हो गया है, सारा कांडला पोर्ट पे डाइवर्ट हुआ है। क्या ये सारी भरपाई अजित पवार करेंगे वहां उप मुख्यमंत्री बनके? ये भी टेकू लगाएंगे और महाराष्ट्र के बर्बादी पे? इनके सवालों के जवाब नहीं इनके पास, क्योंकि ये सब अपना पाप मुक्त होने के लिए, अपनी ईड़ी की पीड़ा से मुक्त होने के लिए गए, और कोई कारण मुझे नहीं दिखता। जी अजित पवार, यानी अभी सभी मेरे से, अनुराग जी सीनियर है हमसे, सुदीप तो हमारे साथ वाले हैं, सुदीप तो मुंबई में बैठते हैं। आज इतनी अजित पवार और शरद पवार ये ताकत रखते हैं महाराष्ट्र में, किस पद पे रहे न रहे, सरकार में रहे न रहे, वो किसी भी अधिकारी को फोन करे तो अधिकारी खड़ा होकर ही बात करेगा उनसे। वो उनकी पकड़ थी, तो उन्हें किसी सत्ता के लोभ में नहीं जाना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री पहली बार नहीं बने हैं जी। और इस सरकार को चाहिए क्यों था भाई अजित पवार? अजित पवार समर्थन दे रहा था, दे दीजिए। सरकार में इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए थी कि आपको एक चेक रखना था एकनाथ शिंदे पे जी। एकनाथ शिंदे औकात में रहिए, हम आपके पिताजी को लेके आए हैं। यदि आप अपने घर में किराएदार रखना है तो पैसे के लालच में यदि आपने व्याभिचारियों को किराए पे घर चढ़ाया तो आपके भी दरवाजे पे ठक ठक होगी। ये भूल गए, किराए के लालच में ये घर किसी और को दे गए जिनका कैरेक्टर। टाइगर, आपने बड़ी बात कही। चतुर्वेदी साहब, आपको क्या लगता है कि अब शरद पवार यहां से जो शुरू कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से अगर शुरू करते हैं, आपको लगता है शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये जो 2 फेस हैं आज की तारीख में, अगर चुनाव जो होगा, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आपको लगता है आज भी इनका अपर हैंड है
और प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग या छगन भुजबल जैसे लोग एक नाव से दूसरी नाव पे पैर रखें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे का एक साथ होना, पीछे से कांग्रेस उनके साथ है, क्या अभी भी महाविकास अघाड़ी आपको मजबूत लगती है? मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और थ्योरी पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं महाराष्ट्र को न तोड़ने लगे, क्योंकि अगर मुंबई को ये यूनियन टेरिटरी के रूप में, क्योंकि उनका भी अभी भी जो 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 कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मुंबई की महाराष्ट्र की अस्मिता बनाम गुजराती इथॉस का ही ये सबसे बड़ा झगड़ा अगर ये पेश कर देते हैं दोनों, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही जिस तरीके से मुगल सल्तनत और मराठों में दिल्ली ने दबाव डाला था, वो अगर कि ये जो सारा का सारा हम पे अत्याचार हुआ है या सारी की सारी हमारी सत्ता को बेदखल करने का या हमें जलील करने का जो तरीका अपनाया है वो दिल्ली ने वाया अहमदाबाद अपनाया है। तो अगर ये दोनों की मिक्सिंग हो जाती है, मान लीजिए कि अस्मिता का सवाल और नेताओं का अपमान का दिल्ली द्वारा अपमान, तो ये महाराष्ट्र के इतिहास में काफी इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं, जबकि एक फाइट बैक दी जा सकती है। तो मासिस के लिए आपको कोई ना कोई आपको कारण बताना पड़ेगा। और अगर भारतीय जो पहले आप देखिए देवेंद्र फडणवीस और इनके बयान देखिए, तो वो विदर्भ को अलग करना चाहते थे, मुंबई को अगर केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक विवेक खो रही है। जिस तरीके से इन्होंने 3 मैनेजर लाए हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वो डगमगा रहे हैं, या तो वो अहंकार में या सत्ता में हम जो कर रहे हैं वो मास्टर स्ट्रोक है। गोदी मीडिया उनको इस तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है कि वो विवेकहीन हो गए हैं, और अब ये 1-2 और ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें कि इन पार्टियों के तोड़ने के साथ साथ ये प्रदेश को ही तोड़ने का एक दुस्वप्न देख सकते हैं। सुधीर सूर्यवंशी, क्या मोदी जी महाराष्ट्र की एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि जितना वो बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, उतना धंसते चले जा रहे हैं? क्या बीजेपी एक ऐसे दलदल में फंसती चली जा रही है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव जब भी होते हैं या बीएमसी का चुनाव होता है, जो भी चुनाव होता है, क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और बीजेपी या मोदी जी के पांव दलदल में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए वो? देखो, एकनाथ शिंदे की सरकार जब बनाई तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी। उद्धव ठाकरे का पार्टी का सिंबल और पार्टी छीन लिया गया, तो एकनाथ शिंदे को दिया गया था। उस टाइम पे एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में 2 बड़े डेरोगेटरी वर्ड अटैच हुए, एक था खोके सरकार और दूसरा गद्दार। तो उसके वजह से एक परसेप्शन बन गया महाराष्ट्र में कि ये उनका नेगेटिव परसेप्शन बन गया ये सरकार के अगेंस्ट में, और उसको मेरे ख्याल से काउंटर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैनिक मोड में चलेगी। वो पैनिक मोड में चले जाने की वजह से प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो अपने देश के, उनके अजीत पवार का सिंचन घोटाले का जो जिक्र किया था 2 दिन पहले भोपाल में, वही अजीत पवार को उन्होंने अपने पार्टी में लेके आए, सम्मान से डिप्टी सीएम बनाए, उनको लोगों को भी मिनिस्ट्री दिया। लेकिन ताज्जुब की बात है, वही प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, अभी तक उनका एक ट्वीट भी नहीं आया अजीत पवार को कांग्रेचुलेट कहने का कि आप हमारी पार्टी के साथ में एक सरकार बनाई, आपका कांग्रेचुलेशन। ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। दूसरी बात, जब आदमी पैनिक में रहता है तो आदमी पानी का बटन दबाने के इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द वाटर बटन, वो उन्होंने जो बटन है वो फायर का बटन प्रेस कर दिया, तो आग लगा दी महाराष्ट्र में। सब आप कोई भी मतलब मोदी जी को महाराष्ट्र की आग बुझाने के लिए पानी का बटन दबाना चाहिए था, उन्होंने आग का बटन दबा दिया, आग में और आग लगा दी। और जो लोग साल की जो सरकार होगी वहां पे उनका एनिवर्सरी हुआ, तो गद्दार और खोके बोलने वाले थे, उनके बैकअप द माइंड जाने वाला था वो वर्ड, वो वापस आ गए अजीत पवार के ये रिवोल्ट के साथ में। लोगों की मेमोरी रिफ्रेश हो गई ये अजीत पवार की वजह से, नहीं तो लोग बोलने लग गए थे गद्दार और खोके सरकार ये वर्ड। मेरे ख्याल से अजीत पवार की वजह से और मेमोरी फ्रेश हो गई। और जो कारनामे, जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड, एक क्वैगमायर, जैसे दलदल रहती है, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, दलदल। जब आदमी एक पैर निकालने के लिए दूसरा पैर खींचता है तो दूसरा पैर भी और चले जाता है।
वो आदमी नीचे 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 चले जाता है। जब आदमी ज्यादा प्रयास करता है जो दलदल से निकलने के लिए, आदमी बाहर नहीं आता, फंसते जाता है नीचे। वो महाराष्ट्र की सॉइल है ना, वो कॉटन की सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। अशोक बाबू भी आते हैं महाराष्ट्र की, जो विदर्भ की सॉइल, उनको पता है कैसा आदमी जब नीचे फंसता है तो कैसे जाता है। टाइगर, ये बड़ी बात कही कि दलदल में फंस गए मोदी जी, और जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अंदर जा रहे हैं। मुझे तो जो सीन लग रहा है कि मोदी जी यानी बीजेपी दलदल में फंसी है और सामने शरद पवार और उद्धव ठाकरे खड़े हैं। होने क्या जा रहा है लोकसभा में? प्रॉब्लम क्या है, सुधीर ने सही कहा, ये तो दलदल में फंस गए देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पूरी दलदल में फंस गई है और उसको निकालने के लिए जो उतरे हैं वो उनके खंधे पे बैठ गए हैं। अब वो भी फंस रहे हैं, उनको और फंसा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने और फंसा दिया। अब ये भ्रष्टाचार का पूरा बैगेज लेके आए हैं अजित पवार। पैकेज है करप्शन का। अब करप्शन का ये पूरा पैकेज उनके सर पे बैठ गया है। अब तो बेचारे पैकेज करप्शन के बारे में बोलना बंद कर देंगे बीजेपी वाले। क्या करेंगे अगले चुनाव में? वोट क्या करके मांगेंगे मुझे बताइए? तो क्या ये सब ही पूरे महाराष्ट्र को देना है? तो फिर करना क्या है? क्या गुजरात में, मुंबई गुजरात को नहीं देने से इतना बड़ा पाप किया महाराष्ट्र ने? ये जो मुंबई मिली है 107 लोगों के शहादत से मिली है, और फिर मुंबई पे कोई टेढ़ी नजर करे तो 710 लोग शहीद होने को तैयार। ये बड़ा पाव नहीं है, ये झुमका भाकर है महाराष्ट्र का। ये भारी पड़ेगा ढोकले पे, मैं बता दूं आपको दीपक। इन्होंने शरद पवार को छेड़ा है। शरद पवार, हो सकता है कि लोग कहे पश्चिम महाराष्ट्र के नेता है, लेकिन जब मराठी अस्मिता जुड़ती है तो पूरा महाराष्ट्र, गडचिरोली से लेके कोकण तक और मुंबई से लेके नीचे गोवा तक, सारा पूरा रायगढ़ तक, सब महाराष्ट्र खड़ा हो जाता है उस मराठी अस्मिता के पीछे। आपको लगता है टाइगर, आपको लगता है शरद पवार का जो कद है, उनकी जो इज्जत है, 82-83 साल की उनकी उम्र है और वो एक मरीज भी हैं, और उसके बावजूद उनको मर्ज है, उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं, उनकी जो बेइज्जती करी, जिस तरह से कपड़े उतारने की कोशिश हुई इस बुढ़ापे में, इस स्टेज पर जहां पर उनको सिपे, आपको लगता है कि ये उद्धव ठाकरे से भी बड़ा एक गलती कर गए मोदी? शरद पवार को जिस तरह से अपमानित किया इन्होंने कल, बिल्कुल गलती कर गए, बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा ना कि जब आदमी बहुत ज्यादा क्राइसिस में हो जाता है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो अक्सर गलती करते हैं। जंगल में आप खड़े हो और गाड़ी का पेट्रोल चला गया तो वो टंकी में माचिस जला के देखते पेट्रोल कितना है और अपना मुंह जला लेते हैं। ये ऐसी स्थिति हो गई है। और दूसरी बात, बीजेपी में ताकत नहीं रही बाहर के लोगों को अकोमोडेट करने की। यदि अगला विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी को 80 सीटें छोड़नी पड़ेगी, 40 एकनाथ शिंदे के लिए, 40 यदि इनके साथ है, ये क्लेम करते हैं तो। और ये 40-40 पे मानेंगे नहीं, ये बोलेंगे 40 पे तो हम है और हमको बाकी भी जगह चाहिए इसी पे जी। तो बीजेपी कितने भी चुनाव लड़ेगी? क्या 100-125 पे लड़ेगी? बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जो बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जी, वो आज फाइनल राउंड 1/3 के रेशो पे आती हुई दिखाई देती है। जी, फाइनल राउंड समय नहीं है, एक मिनट का बस समय बचा है। चतुर्वेदी जी, बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, टाइगर कह रहे हैं, आपका रिएक्शन? ये तो सर्वविदित है कि बीजेपी ने एक बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें एक और रणनीति पवार की आप देखिएगा। पवार ने उद्धव ठाकरे की तरह उनको गद्दार और खोखे वाला नहीं कहा है अजित दादा, और उन्होंने एक इसका राजनीतिक और एक गंभीर पुरुष के रूप में जवाब दिया है। वो अगले दिन ही अपने गुरु के यहाँ चले गए और जनता से संपर्क करने लगे। सूर्यवंशी जी, क्या ये जो मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन पवार था, इसकी टाइमिंग गलत थी, इसका ऑब्जेक्टिव गलत है, ये बीजेपी को कोई फायदा नहीं देगा बल्कि शरद पवार का कद और बढ़ जाएगा? आज 17 की रैली के बाद क्या आपको शरद पवार का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखो, अनुराग जी ने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है। शरद पवार कभी भी इंडिविजुअल क्रिटिसाइज नहीं करते, इंडिविजुअल अटैक नहीं करते। उन्होंने बल्कि नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया उनको लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए। आप ताज्जुब की बात देखिए दीपक जी, महाराष्ट्र में जिसके ऊपर भी एलिगेशन हुए थे, करप्शन के चार्जेस लगे थे, ईडी सीबीआई के चार्जेस लगे थे, 2014 से लेकर 2023 तक वो सभी लोग, वो करप्ट चार्जेस वाले सभी करप्ट लोग, बीजेपी की भाषा में बताया जाए, सभी लोग कहाँ है? एक तो बीजेपी के साथ में है, नहीं तो बीजेपी के एफिलिएटेड जो पार्टीज है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अभी अजित पवार की एनसीपी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा करप्ट लोग अभी कौन सी पार्टी में?
तो भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और कांग्रेस सबसे क्लीन पार्टी महाराष्ट्र में, ये सबसे अहम बात है। महाराष्ट्र में सबसे करप्ट पार्टी कौन है आज के तारीख में? सबसे करप्ट लीडर कहां पे? भारतीय जनता पार्टी में है। आज के अजित पवार से लेकर सुनील तटकरे से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर एकनाथ शिंदे खुद से लेकर उनके जो विधायक थे जो गए हुए, यामिनी जाधव उनका जो हस्बैंड है बीएमसी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था 10 साल, कितने का उसको ही पता। सब लोगों की लिस्ट लीजिए तो आप कम से कम 100 ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके चार्जेस है। सबसे ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो उसके एफिलिएटेड पार्टी में। और मेरे ख्याल से सबसे क्लीन जो प्रिंसिपली तत्व मानने वाली पार्टी कौन सी रही है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही है। शरद पवार एक आदमी नहीं है, एक जादू है महाराष्ट्र में, एक बड़ा एक मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सिटी है। शरद पवार यूनिवर्सिटी है, शरद पवार जादू है, शरद पवार करिश्मा है। ये जादू, करिश्मा, यूनिवर्सिटी बरकरार रहेगी। लास्ट आंसर वानखेड़े जी। बरकरार ही नहीं रहेगी, नए कलेवर के साथ आएगी, नए रंग रोगन के साथ आएगी, नए लोगों के साथ आएगी। ये बात आप लिख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट पे आएगी। अभी बीजेपी ने अपने सिंगल डिजिट को और कंफर्मेशन के साथ घोषणा कर दी कि हम सिंगल डिजिट नहीं आएंगे लोकसभा में। जी, आप तीनों लोग आए और जो आपने कहा और खासकर जो पार्टिंग स्टेटमेंट था कि शरद पवार एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, और उस यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट से जिस तरह से अमित शाह मोदी टकराए हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ गुजरात और मराठी अस्मिता की भी लड़ाई है, कहीं ना कहीं छोटे चाणक्य और बड़े चाणक्य की लड़ाई है, कहीं ना कहीं मोदी मैजिक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी से लड़ाई है। मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो बीएमसी का हो या विधानसभा को डिसॉल्व करते हैं या फिर लोकसभा सुपर फाइनल होना है, परिणाम बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं महाराष्ट्र में। आप तीनों आए, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।